हम धरती के सबसे ताकतवर लेकिन बिल्कुल अदृश्य ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अक्सर हम इसे स्कूल की किताबों का एक बोरिंग सा चैप्टर मान लेते हैं, है ना? लेकिन असलियत में ये हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और अल्टीमेट एनर्जी इंजन है। सच कहूं तो इसके बिना इस ग्रह पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और इस विशाल आंकड़े पर गौर करते हैं। पूरी दुनिया में औसतन हर पल प्रकाश संश्लेषण के जरिए लगभग 130 टेरावाट ऊर्जा कैप्चर की जाती है। 130 टेरावाट, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इतना बड़ा उत्पादन है कि धरती की कोई भी प्राकृतिक या इंसानी प्रक्रिया इसके आसपास भी नहीं भटकती। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। हमारी पूरी मानव सभ्यता, मतलब दुनिया भर के सारे शहर, कारखाने, गाड़ियां, सब कुछ मिलाकर जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं ना, ये जैविक उत्पादन उससे लगभग 8 गुना ज्यादा है। जी हां, 8 गुना। इंसान चाहे कितने भी विशाल पावर प्लांट क्यों ना बना ले, लेकिन प्रकृति का ये अदृश्य तंत्र उन सब पर भारी पड़ता है। और बात सिर्फ ऊर्जा बटोरने की ही नहीं है। ये सिस्टम हर साल लगभग 100 से 115 बिलियन टन कार्बन को बायोमास में तब्दील कर देता है। हर सिंगल साल। यही वो बेस है, वो नींव है जो धरती के पर्यावरण को बैलेंस रखता है और हमारी पूरी फूड चेन को चलाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, क्लोरोप्लास्ट फैक्ट्री के अंदर सूक्ष्म चमत्कार। बाहर से इस विशाल ताकत को देखने के बाद अब हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलेंगे ताकि समझ सकें कि ये प्लैनेटरी पावर हाउस आखिर काम कैसे करता है। इस कमाल की फैक्ट्री का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये कोशिकाओं के अंदर एक बेहद हाईटेक और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह काम करते हैं। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है। और जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, एक पत्ती के सिर्फ 1 वर्ग मिलीमीटर हिस्से में ऐसे 8 लाख तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। मतलब सुई की नोक जितनी जगह में कुदरत की लाखों फैक्ट्रियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। इस फैक्ट्री के काम करने के तरीके को हम 2 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। पहला है प्रकाश निर्भर प्रतिक्रियाएं, यानी लाइट रिएक्शंस। इसे ऐसे समझिए जैसे सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर रहे हों। और दूसरा चरण है केल्विन चक्र। यह बिल्कुल किसी असेंबली लाइन की तरह है जो उस चार्ज की गई बैटरी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके जीवनदायिनी शर्करा यानी शुगर का निर्माण करती है। चलिए अब हम इस मशीनरी के थोड़ा और अंदर चलते हैं। भाग 2, प्रकाश को पकड़ना, शर्करा बनाना, जीवन का रसायन विज्ञान। आखिर इस बायोकेमिकल फैक्ट्री के इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हैं? यह है वो मास्टर इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब प्रकाश ऊर्जा के साथ मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पानी के अणु को तोड़कर ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, जो हम सबके लिए प्राणवायु है। और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। एकदम सीधा और सटीक। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमें पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं। दरअसल क्लोरोफिल लाल और नीले रंग की रोशनी को सोख लेता है, लेकिन हरे रंग को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देता है। इसीलिए पत्तियां हरी दिखती हैं। इसके साथ ही यहां पानी के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन आजाद होती है और सेल के लिए पावर पैक ऊर्जा यानी एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। लेकिन ये सब एक बहुत ही खास चीज के बिना बिल्कुल नामुमकिन है। जरा रुबिस्को नाम के इस एंजाइम पर गौर कीजिए। केल्विन चक्र में इसका रोल बहुत ही क्रूशियल है। ये एंजाइम हवा में से सीधे कार्बन के अणुओं को शाब्दिक रूप से उठा लेता है और उस ताज़ा बनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके शुगर जारी करता है। ये धरती पर जीवन को बनाए रखने वाला शायद सबसे जरूरी प्रोटीन है। पर कुदरत का रास्ता हमेशा इतना आसान नहीं रहा है। तो अब आते हैं भाग 3 पर, चरम अस्तित्व और विकास, पृथ्वी के अनुकूल होना। पिछले अरबों सालों में इस फैक्ट्री ने खुद को धरती के सबसे मुश्किल और कठोर वातावरण में जिंदा रखने के लिए कैसे तैयार किया है, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। अगर हम कार्बन फिक्सिंग रणनीतियों की तुलना करें तो सूरजमुखी जैसे सामान्य C3 पौधे अपना काम सीधे रुबिस्को के जरिए करते हैं, लेकिन मक्का जैसे C4 पौधे बहुत गर्म और तेज धूप वाले इलाकों में बचने के लिए कोशिकाओं में एक स्थानिक अलगाव या स्पेशियल सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। और कैक्टस जैसे कैम पौधों का तो क्या ही कहना, ये रेगिस्तान के सूखे से बचने के लिए दिन में अपने छिद्र बंद रखते हैं और सिर्फ रात में ही अपना प्रोसेस चलाते हैं ताकि पानी की एक एक बूंद बचाई जा सके।
और जरा इस कमाल के समुद्री जीव एलिसिया क्लोरोटेका यानी समुद्री स्लग के बारे में सुनिए। ये जीव शैवाल को खाता है, लेकिन उनके क्लोरोप्लास्ट को पचाने के बजाय उन्हें लिटरली चुरा कर अपने शरीर में स्टोर कर लेता है और कुछ समय के लिए ये पूरी तरह से एक सोलर पावर से चलने वाला जानवर बन जाता है ना, एकदम साइंस फिक्शन जैसा। इस अद्भुत प्रणाली का इतिहास बहुत बहुत पुराना है, लगभग 3.5 अरब साल पुराना। वो शुरुआती साइनोबैक्टीरिया ही थे जिन्होंने 2 अरब साल से भी पहले धरती के वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया था। और विज्ञान का एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत तो ये भी कहता है कि आज के ये क्लोरोप्लास्ट असल में उन्हीं प्राचीन प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया के वंशज हैं जिन्हें कभी किसी बड़ी कोशिका ने अपने अंदर निगल लिया था। अब रुक करते हैं इंसानी पहलुओं की तरफ। भाग 4, हरे रहस्य को खोलना, खोज का इतिहास। वैज्ञानिकों ने इतने विशाल जैविक रहस्य से पर्दा कैसे उठाया, चलिए देखते हैं। ये सफर कई सदियों लंबा रहा है। 17वीं सदी के बीच में जॉन वैन हेलमोंट ने मिट्टी तौलकर साबित किया कि पौधे सिर्फ मिट्टी से नहीं बढ़ते। फिर 1770 के दशक में जोसेफ प्रीस्ली ने अपने उस मशहूर चूहे और मोमबत्ती वाले प्रयोग से दुनिया को दिखाया कि पौधे हवा को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। और अंततः 1940 के दशक के अंत में मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके पूरे कार्बन चक्र का सटीक नक्शा हमारे सामने रख दिया। तो अब एक बड़ा सवाल, पौधों की प्राकृतिक ऊर्जा दक्षता यानी एफिशिएंसी हमारे इंसानी सोलर पैनल्स के मुकाबले कैसी हैं? सच कहूं तो प्राकृतिक पौधों की दक्षता केवल 3 से 6% ही होती है, जबकि हमारे बनाए कमर्शियल सोलर पैनल 6 से 20% और लैब वाले उपकरण तो 40% तक की क्षमता रखते हैं। लेकिन पौधों की दक्षता भले ही कम लगे, उनका ओवरऑल स्केल इतना विशाल है कि अंत में जीत उन्हीं की होती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि पौधे कितने एडवांस्ड हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि पौधे ऊर्जा ट्रांसफर करने के लिए क्वांटम वॉक नाम के एक फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स प्रकाश ऊर्जा के कण एक ही समय में कई रास्तों को आजमाते हैं ताकि रिएक्शन सेंटर तक पहुंचने का सबसे तेज और एफिशिएंट रास्ता खोज सकें। ये सच में प्रकृति का एक अकल्पनीय चमत्कार है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य में वैज्ञानिक कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के रहस्य को पूरी तरह खोल लें और उसे दोहरा सकें। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी सभ्यता को चलाने के लिए ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही बने जैसे पत्तियां बनाती हैं, एकदम साफ और प्रदूषण मुक्त। ये विचार ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।